नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के बारे में। तो देरी न करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम अभी विस्तार से आगे चलकर पढ़ेंगे, तो बने रहिए। सबसे पहले देखिए विराम क्या है। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। मतलब विराम का शब्द अर्थ है ठहराव या रुकना। जैसे पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। अगला देखिए पॉइंट यह है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को क्या कहा है। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 है। अगर आपसे प्रश्न पूछे पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो लगभग आप 20। अगर जो इसके आसपास भी 19 होगा, 18 होगा या फिर 21 भी होगा, तब भी आप आंसर लगभग में लगा सकते हैं। इनके अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जाएंगे तो विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला देखिए क्या है पॉइंट। यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे जैसे देखिए, पहला है रोको मत जाने दो। मतलब इसका अर्थ हो गया कि कोई चीज जैसे वाहन आ रहा है तो उसको रोक लो, जाने मत दो। इसी प्रकार दूसरा देखिए, रोको मत जाने दो। मतलब कोई वाहन आ रहा है उसको रोकिए मत, उसको निकल जाने दीजिए। तो यहाँ पे अगर जो विराम चिन्हों का सही प्रयोग आप करेंगे तो उसका सही अर्थ निकलेगा। अगर जो सही प्रयोग नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, रोको मत जाने दो मतलब उसको रोक लो, जाने मत दो। और दूसरे में वही दूसरी जगह उपयोग करके क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो मतलब रोको नहीं, उसे जाने दो। तो यहीं पे लिखा है देखिए, पहले वाक्य का अर्थ है कि उसे रोक लो और जाने मत दो, जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ है कि उसे रोको नहीं बल्कि जाने दो। तो हम पढ़ते हैं चिन्ह कौन कौन से हैं, देखिए आगे। सबसे पहले है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम कैसा दिखता है चिन्ह, ये जो होता है ऐसा कामा, इंग्लिश में इसे कामा कहते हैं, कामा की तरह ही अल्प विराम दिखता है। तो अल्प का क्या अर्थ होता है, अल्प का अर्थ है थोड़ा और विराम का अर्थ है रुकना। अर्थात अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। जैसे वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हों और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो तो उनके बीच अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे, राम श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। देखिए राम भी एक संज्ञा है, श्याम भी एक संज्ञा है और घनश्याम भी एक संज्ञा है। तो पहले और दूसरे के बीच कॉमा लगाकर अब दूसरे और तीसरे के बीच और शब्द लगाया है, तो यहाँ पे कामा का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि राम और श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, ऐसा जो लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, राम कामा श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, ये वाक्य सही हो जाएगा। दूसरा भी वाक्य देख लीजिए, शिवम राहुल अभय और राजपाल विश्वविद्यालय में है। तो यहाँ पे देखिए चार लोग दिए गए हैं। तो चार को पहले दो को कामा से और तीसरे और चौथे के बीच और सब लगाकर वाक्य है जो है शुद्ध हो जाएगा। अगला देखिए इसी प्रकार अगला क्या कह रहा है पॉइंट।
अल्प विराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार हैं। कौन कौन से नियम हैं अभी हम देखते हैं। नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है। नियम नंबर एक नियम नंबर 1 कहता है, दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक और अव्यय लगा है, मतलब दो वाक्य दिया हो, उनके संयोजक अव्यय मतलब जो जोड़ने वाला होगा उसके बीच में और लगा है या लगने की उम्मीद हो, तो वहां पर भी अल्प विराम लगता है। जैसे सोनल जी रोज आते हैं, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा है टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सोनल जी रोज आते हैं, ये एक वाक्य हो गया, इसके बीच में कॉमा लग गया। टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं, यहाँ देखिए और से जुड़ भी गया, ये संयोजक या अव्यय हो गया। और ठीक है, तो ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से आदि आए तो इनके पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब आप देख लीजिए, पहला है, उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण, मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था। तो ये सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, इसके बीच में परंतु या फिर अभी जो हमने बताए हैं और हो गया, या फिर उसके अलावा किंतु, इसी से आदि शब्द जो आते हैं वो इनके बीच कॉमा या फिर अल्प विराम का चिन्ह लग जाता है। अगला देखिए क्या है, आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया क्योंकि वहां प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलने दी। अल्प विराम मतलब थोड़ी देर रुक गए। फिर से पढ़िए, आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया, थोड़ा रुकना है, क्योंकि वहां प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलने दी, तो ये अर्थ आपका सही हो जाएगा, ये वाक्य सही है। अब नियम नंबर 3 देखिए क्या है, जब हम किसी व्यक्ति की उक्त या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो उस व्यक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम लगाते हैं। जैसे जैसे देखिए, नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा, ये देखिए एक हो गया वाक्य, यहाँ पे लगा दिए अल्प विराम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मेन ये है, नेताजी ने कहा, अल्प विराम, थोड़ा रुके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है, तिलक जी ने कहा, थोड़ा रुकना है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कोई भी नारे या वाक्य होते हैं का इन्वर्टेड कॉमा यानी कि इस वाले चिन्ह में, इसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह में बंद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, इनके डिटेल बारे में कि कौन सा चिन्ह कैसा दिखता है, कहाँ पर उपयोग होता है, तो बने रहिए। सबसे पहले देखिए अल्प विराम, अल्प विराम की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आता है अर्ध विराम, फिर उप विराम, फिर पूर्ण विराम, फिर प्रश्नवाचक, फिर उसके बाद विस्मादिबोधक। विस्मादिबोधक ऐसा दिखता है। निर्देशक या फिर इसे डैश चिन्ह भी बोलते हैं, एक सीधी लाइन थोड़ी लंबी होती है। अब इसी का जुड़वा होता है, इसी का जुड़वा होता है ये छोटा वाला, छोटा चिन्ह होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। ये बड़ा हो गया तो निर्देशक चिन्ह, अगर ये छोटा हो गया तो योजक चिन्ह। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला क्या है, कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। बीच वाला जो है ये बड़ा है, इधर वाला ये जो है ये मंझला है, और ये सबसे छोटा कोष्टक यानी कि ब्रैकेट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कोष्ठक। अगला देखिए क्या है, अंश पद या त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह। ये जो है एक चिड़िया की माफी बनता है। अगला कौन सा है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार से है, पाद चिन्ह ऊपर इस प्रकार से पाद चिन्ह। इसके बाद हमारा आ गया लाघव चिन्ह, संक्षेप जो सूचक चिन्ह, इसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। अंग्रेजी में लाघव चिन्ह कुछ इस प्रकार से, एक काला बड़ा डॉट जो है उस अंग्रेजी में इस प्रकार से होता है, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। अगला है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, मतलब कोई भी रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है तो ये चिन्ह आएगा। फिर अगला है उद्धरण चिन्ह,
उद्धरण चिन्ह जैसे अभी हमने बताया, कोई वाक्य होता है या फिर स्लोगन नारा होता है, वो उद्धरण चिन्ह में बंद होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह और इकहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा में दो होते हैं ऊपर, इकहरा में केवल एक होता है। अगला हमने अब देखो बताया था अभी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह डैश। देखिए योजक चिन्ह छोटा सा होता है, और निर्देशक जो होता है या डैश होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। इसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ध्यान रखना। अगला आता है लोभ सूचक चिन्ह, जो कि किसी बात को लिखने, जैसे कोई बड़ा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, उसकी शुरू के दो तीन शब्द और लास्ट के दो तीन शब्द उसके बीच डॉट डॉट बना देते हैं, यानी कि उसका लोभ कर दिया गया है। कोई भी चीज बड़े से छोटे चीज में लिखना, उसे लोभ सूचक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए क्या है, विकल्प सूचक चिन्ह तिरछी, या फिर इसे तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा भी कहते हैं। जैसे कोई भी होता है, क्या आप चाय लेंगे, चाय लेंगे, या कॉफी लेंगे, कॉफी, आप चाय लेंगे या फिर कॉफी लेंगे, यानी कि ये विकल्प होगा। आप ये भी ले एक लिख सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, दोनों में से एक ही चुनना होगा। अगला देखिए क्या है, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह मतलब किसी भी चीज की तुलना करना। अगला देखिए क्या है, हमारा अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह मतलब बराबर या कंपैरिजन करना। जैसे राम जितना बुद्धिमान है उतना ही बुद्धिमान श्याम है। या फिर कोई भी संख्या, जैसे 100 अगर इधर भी है तो इधर भी 100 ही है, यानी कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा टीका सूचक पाद, तारक चिन्ह, फुट नोट मतलब कोई भी चीज है उसके बारे में टिप्पणी या टीका करना है, या फिर कोई फुट नोट, जैसे एक दो तीन चार पाँच, 5 लाइनों तक लिखना है तो उसके एक दो तीन चार पाँच ये हो गया, पॉइंट हो गए, इन पे लिखते जाइए, ये फुट नोट हो गए। अगला देखिए क्या है, समाप्ति सूचक चिन्ह मतलब कोई भी पैराग्राफ आपका दिया है, अगर वो समाप्त हो जाता है तो उससे इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला हो गया दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसे ये यस 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 टाइप में होता है दीर्घ उच्चारण। एक होता है हस्व हस्व उच्चारण, जैसे हस्व में केवल एक पाई होती है और दीर्घ में दो। जैसे छोटा आ और एक बड़ा आ, तो इसमें उच्चारण में छोटा आ मतलब कम समय लग रहा है, बड़ा आ मतलब आ थोड़ा ज्यादा आवाज देर तक आवाज रहता है, इसलिए ये इन दोनों में अंतर है। अगर छोटा है तो एक पाई, और जैसे बड़ा चिन्ह है तो थोड़ा ज्यादा देर तक खींचना है आपको, यानी कि उच्चारण देर तक करना है, जैसे बड़ा आ। अगला देखिए क्या है, पाद बिंदु। पाद बिंदु इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग नियम 3 तक पढ़ चुके थे। नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, भावों पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनो सुनो वह गा रहा है, देखो देखो बारिश हो रही है, चलो चलो ट्रेन आ गई है। तो यहाँ पर बल दिया जा रहा है, जैसे सुनो सुनो मतलब आप पर बल दिया जा रहा है कि सुनो, देखो देखो मतलब आप देखो, चलो चलो यानी कि आप आगे चलो या फिर चल दो, तो आपके ऊपर बल दिया गया है कि ट्रेन आ गई है, तो आप चलो, ट्रेन आ गई है। अगला नियम नंबर 4 हो गए। अब नियम नंबर 5 देखिए क्या है, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभय, कल तुम क्या कर रहे हो, अभय कल तुम क्या कर रहे हो मतलब आपको संबोधन किया जाए, कल तुम क्या कर रहे हो। अगला देखिए, हे महाराज आप, अब आप कथा कहिए, मतलब आपको संबोधित किया जा रहा है कुछ ना कुछ शब्दों के द्वारा या वाक्यों के द्वारा। तीसरा देखिए, देवी और सज्जनों क्या आप लोग तैयार हैं, तो यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए, नियम नंबर 6, यदि किसी वाक्य में यह, वह, अब, तब, या, तो आदि शब्द लुप्त हों मतलब गायब हों, तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गुरुदेव जो कह रहे हैं, कान लगाकर सुनो, यहाँ पर कौन सा शब्द इस वाक्य में वह लगना चाहिए था,
अगर वह नहीं लगा है तो उस स्थान पर हम कामा लगा सकते हैं। अगला नियम क्या है देखो, नियम 7 क्या है? हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है। जैसे, हाँ, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। नहीं, वह बहुत अच्छा लड़का है। सचमुच, तुम उसे जानते हो, अतः हमें वहां जाना चाहिए। इसे ये हाँ, नहीं, सचमुच, अतः के बाद कामा का प्रयोग करना सही रहता है, अन्यथा वाक्य जो है हमारा गलत हो जाता है। अगला हमारा अगला हमारा नियम नंबर 8 क्या कहता है? यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताना हो तो हमें उस संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं वाक्य गलत हो जाता है। जैसे, दो विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छे थे। दो विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छे थे। यहाँ पे देखिए अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए क्या है? बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वे नालंदा नवविहार में पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी देखिए अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। तो ये अल्पविराम से संबंधित नियम थे। अभी हमने जितने भी प्रयुक्त हुए हैं विराम चिन्ह उन सभी के बारे में डिटेल से जाना। इसके अगली वाली क्लास में इनका विस्तार से, जैसे इस अल्प विराम में 8 नियम है उसी प्रकार से किसी न किसी में कुछ नियम है वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बने रहिए हमारे अगले वीडियो की तक। जय हिंद, जय भारत।